हेलो एवरीवन। तो आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए इंटरमीडिएट को एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जी हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर, जो कि आपके एग्ज़ाम में 8 to 14 मार्क्स का पूछा जा सकता है। हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था कि हमको अपना एग्ज़ाम का क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट क्यों करना है, क्वेश्चन नंबर 6 एडवांस अकाउंट्स में क्यों अटैम्प्ट करना है। उसका वीडियो का लिंक भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखना। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से आता है। मोस्टली अभी तक जितने भी न्यू सिलेबस के आपके एग्जाम्स हुए हैं उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पूछा गया है। पर हो सकता है कि उसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या बायबैक भी पूछ लिया जाए। एंट्रीज के साथ साथ आपको बैलेंस शीट बनानी पूछ ली जाए 14 मार्क्स की। तो ये तीनों ही चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बायबैक और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है जी। तो इनको छोड़ के मत जाना अपने एग्जाम्स के लिए, जो भी अभी एग्जाम्स आएंगे जनवरी 26, मई 26, सितंबर 26 एंड ऑनवर्ड्स। अभी हम जो ये रिवीजन करने जा रहे हैं ये उन सब के लिए एप्लीकेबल है जिनका एग्ज़ाम जैन मई सितंबर 26 या उसके बाद है। इन तीनों के लिए और उनके बाद के लिए ये बिल्कुल रेलिवेंट है ये रिवीजन। अगर आप मेरे से क्लास ली है आपने तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर आपके पास ये नोट्स हैं दैट्स वेल एंड गुड। अगर आपने कहीं और से पढ़ा है तो भी वेल एंड गुड, क्योंकि सारे नोट्स और सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन सब सेम ही होते हैं। तो आप वो सब उठा के भी इन सबको इस वीडियो को देख के अपनी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी हम शुरू करते हैं जी हमारी रिवीजन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वो फटाफट से कहता है कि आप फटाफट से देख लेते हैं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होती है। कि जब हमारी कंपनी में इंटरनली कुछ इश्यूज होने लग जाते हैं जिसकी वजह से हमको लगता है कि हमारे ऑपरेशंस काफ़ी अच्छी तरह से नहीं चल पा रहे, या फिर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी तरह से नहीं चल पा रही, तो उसकी वजह से हमको करना पड़ता है अपनी कंपनी की मरम्मत। जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी कि जैसे एक घर की हमको रेनोवेशन करनी होती है। जैसे हमको कई बार ओवर द टाइम लगता है कि हमारे घर में ये चीज़ ठीक करने वाली है, वो चीज़ ठीक करने वाली है, तो हम बाहर से सारे आर्किटेक्ट्स को बुलाते हैं, अपना कहते हैं कि बताओ भाई कैसे कर सकते हैं। तो हम जो इंटरनल अपने घर में रेनोवेशन करवाते हैं ना, ताकि उसको आज के टाइम के अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन किया जाए। तो वैसे ही कंपनी में भी ओवर द टाइम जा जाके कुछ इश्यूज आ सकते हैं कि हो सकता है कि यार कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल काम के नहीं है, बट डेप्रिसिएशन लग रही है उस पर नॉर्मली, बट मेरे को अभी भी लग रहा है यार बिल्कुल काम का एसेट नहीं है, इसको फेंक दो। या फिर कोई लाइबिलिटी होती है कि जो हमको होता है कि यार इसको ख़त्म कर दो। तो ऐसे कि ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम हमको ऐसे लग रहा होता है कि यार इसको ना थोड़ा सा रेनोवेट कर लेते हैं। तो उन्हीं उसी रेनोवेशन को कंपनी की भाषा में बोला जाता है जी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। दो तरह की रिकंस्ट्रक्शन होती है, एक होती है जी इंटरनल, एक होती है जी एक्सटर्नल। जब मैं अब जैसे कि आप लोगों का घर का ही एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपने अब एक एग्जिस्टिंग जगह पे आप रह रहे हो, अब उस एग्जिस्टिंग जगह के ही घर को तुमने मरम्मत करवा ली, थोड़ी सी डाउन सीलिंग करवा ली, वॉलपेपर लगवा लिए, थोड़ी सी पार्किंग की जगह थोड़ी ठीक कर दी। जो लोग ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स में रहते हैं या फिर अपार्टमेंट्स में जो लोग रहते हैं, कुछ घर का आपने थोड़ा इंटीरियर अच्छा करवा दिया, तो उसको बोला जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। पर जब आपके घर की हालात ही इतने ज़्यादा हो जाए या फिर आपको लगे कि यार अब ना इसको तोड़ के बनाने का कोई मतलब नहीं है, अब आप सीधा घर ही चेंज कर लेते हैं। तो जब आप घर ही चेंज कर लेते हो, जब आप एक नई शेप में आ जाते हो, नई नाम में, नई नई जगह पर आ जाते हो, तो वो होता है जी आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये हमने पढ़ा है AS 14 में। पर जब आप उसी कंपनी में रहते हो, जब आप उसी घर में रहते हो, जब उसी घर को रेनोवेट करते हो, उसको बोला जाता है जी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। ये वैसे ही जब आप उसी कंपनी को, कंपनी का नाम नहीं चेंज करते, कंपनी में कुछ नहीं करते, बस एसेट्स, लाइबिलिटीज़, शेयर कैपिटल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आप उसी कंपनी को चलाते रहते हो, उसको बोला जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जब आप उस कंपनी को बंद करके नई कंपनी बना लेते हो, या फिर किसी नई कंपनी को टेक ओवर करते हो, या खुद टेक ओवर हो जाते हो, कभी बाहर वाला जब थर्ड पार्टी आके आपकी कंपनी को टेक ओवर, या फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसको बोला जाता है जी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। ये आपका कंसेप्ट था। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब वो कहते हैं कि जब भी आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हो, आपको पता तो लग गया है कि हमारे घर में कुछ इश्यूज हो रहे हैं कि थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, तो आप कैसे ठीक करोगे। तो उसने कहा देखो ये 5 तरीके से आप अपनी कंपनी को, चीज़ों को ठीक कर सकते हो। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का
इंटरनल रिको के क्वेश्चन की पहचान क्या है? मैं ये नहीं कहता हर क्वेश्चन में अगर ऐसा हो तो इंटरनल रिको होगा, पर मैं ये कहता हूँ कि इंटरनल रिको का अगर क्वेश्चन होगा तो उसके रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाके देखना, उसका जो पी एंड एल का बैलेंस होगा ना वो हमेशा डेबिट ही होगा, वहाँ हमेशा लॉस होगा। ये है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन की पहचान। 99.99% केसेस में हमेशा ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर उसके पास लॉस होगा कंपनी में तभी तुम इंटरनल रिको कर रहे हो ना भाई। अगर कंपनी बहुत अच्छी चल रही होती तो तुमको रेनोवेशन करवाने की ज़रूरत ही क्या थी। तो हमेशा उसके रिजर्व एंड सरप्लस में पी एंड एल का बैलेंस हमेशा डेबिट ही होगा। हो सकता है उसके पास कोई और रिजर्व पड़ा हो, जनरल रिजर्व पड़ा हो, एस पी आर पड़ा हो, वो पड़ा हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, बट पी एंड एल का बैलेंस डेबिट ही होगा। 99.99% केसेस में ऐसा ही होगा। ये है। इससे पहले कि आप इस चैप्टर में प्रोविजंस को शुरू करें या आगे बढ़े, मैं आपकी इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ किससे, हमारे हीरो, इस चैप्टर के हीरो से, जिसका नाम है जी कैपिटल रिडक्शन या फिर रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट। जब भी आप एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन कर रहे होगे और आपका मन करेगा या तो प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है रिकंस्ट्रक्शन में, या फिर कभी भी एसेट लाइबिलिटी में कोई लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या कहीं पे भी आपको लगे कि यार ये डिफरेंस आपका पी एंड एल में जाना चाहिए, तो आपको अपना हाथ रोक लेना है। आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में पी एंड एल में कुछ नहीं जाएगा, बस पी एंड एल का जो डेबिट बैलेंस होगा, जो राइट ऑफ होगा, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में पी एंड एल से। पी एंड एल की जगह अब आएगा जी आपका कैपिटल रिडक्शन या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। आप दोनों चीज़ें लिख सकते हो, कैपिटल रिडक्शन या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये वो अकाउंट है जहाँ पे आपके सारे प्रॉफिट्स, सारे लॉसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, जो भी रिकंस्ट्रक्शन के दौरान हो रहे होंगे, वो सारे के सारे इस अकाउंट में जाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। जहाँ पे भी आपका मन करेगा टू पी एंड एल लिखने का या फिर बाय पी एंड एल लिखने का, आपको वहाँ पी एंड एल नहीं लिखना। आपको क्या लिखना है जी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। इसका बैलेंस एट द एंड बचेगा क्या होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अकाउंट को, वो सब हम आगे देखेंगे। पर जहाँ पे भी आपका मन करे इसको कहीं पे भी पी एंड एल लिखने का, इंटरनल, मैं सिर्फ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको पी एंड एल नहीं लिखना, आपको कैपिटल रिडक्शन या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को लिखना है। तरीका क्या है? पहला तरीका है जी ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। हमारे पास शेयर कैपिटल होती है जी, वो क्या कहता है कि आप अपनी शेयर कैपिटल को क्या कर सकते हो, ऑल्टरेशन। ऑल्ट्रेशन क्या होता है कि क्या आप लोगों ने अपने कपड़ों की ऑल्ट्रेशन करवाई है कभी? उसमें क्या होता है कि हम अपने कपड़े को कम ज़्यादा करते हैं अपने टेलर से, तो वैसे ही आप अपनी शेयर कैपिटल को भी ऑल्टर कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है जी। उसमें सबसे पहले वो क्या बोलता है जी, सबसे पहले वो बोलता है जी इंक्रीज इन दी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब आपकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल फॉर एग्जांपल कंपनी की थी 10 लाख, और 10 लाख का 10 लाख ही तुमने इशू कर रखा है, बट अब तुमको अपनी कंपनी के ऑपरेशंस को सुधारने के लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो तुम लोग क्या करोगे, अपना एम ओ ए को अमेंड करोगे और तुम क्या कहोगे कि अब से मेरी ऑथराइज शेयर कैपिटल 15 लाख। तो इसका मतलब है कि तुम 5 लाख रुपया और एक्स्ट्रा ले सकते हो कंपनी मार्केट से, तुम और 5 लाख रुपया उठा सकते हो मार्केट से। ठीक है जी। तो तुमने अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज कर लिया। ठीक है जी। दिस इज़ वन ऑफ द वे कि इंक्रीज की अपनी शेयर कैपिटल को आप ऑल्टर कर सकते हो। नेक्स्ट कहता कंसोलिडेशन या सब डिवीजन ऑफ द शेयर्स इनटू स्मॉलर या लार्जर डिनोमिनेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन हैं आपके पास। ठीक है जी। वो क्या कहता है इसमें, कहता कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन या फिर सब डिवीजन, क्या कंसेप्ट होता है जी इसका, अपन अभी देख लेते हैं। अब उसने क्या कहा है, कंसोलिडेशन और सब डिवीजन ऑफ शेयर्स इनटू स्मॉलर या लार्जर डिनोमिनेशन। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, लेट्स से मेरे पास एक मेरी शेयर की कंपनी की वैल्यू है जी 10 रुपीज़। ठीक है जी। दिस इज़ माई शेयर की वैल्यू, दिस इज़ माई एक शेयर की वैल्यू मेरी कंपनी के 10 रुपये है। अब मैंने क्या किया कि बहुत सारे शेयर हैं यार, लाखों शेयर होल्डर हैं, तो मैंने क्या कहा कि यार इतने शेयर होल्डर अपने को चाहिए नहीं, अपने अपने क्या कहा कि यार जो मेरे पास
जो मेरे 10 शेयर होंगे ना, अब मेरे को बताओ, अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है तो 10 शेयर की वैल्यू कितनी होगी? तो 10 शेयर की वैल्यू कहीं ना कहीं 100 रुपया होगी। अगर एक शेयर की वैल्यू 10 है तो 100, तो 10 शेयर की वैल्यू 100 होगी। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं 10 शेयर्स को पकड़ूंगा, मैं 10 शेयर्स को पकड़ूंगा और उनको एक ही बना दूंगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 शेयर हैं कंपनी के, तो अब वो शेयर्स क्या हो जाएंगे, अब वो शेयर्स को मैं ख़त्म करके उसके बदले में मैं सिर्फ एक ही शेयर दे दूंगा और उस शेयर की वैल्यू होगी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये। क्या मेरे को कोई नुकसान हुआ? फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 शेयर्स हैं। पहले क्या होता था, शेयर सर्टिफिकेट आते थे, तो ऐसे मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 शेयर सर्टिफिकेट हैं। ठीक है जी, ये मेरे 10 शेयर सर्टिफिकेट्स हैं। अब कंपनी ने क्या कहा कि आज से ये शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल और इसके बदले में तुमको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। इस पर एक शेयर सर्टिफिकेट की वैल्यू थी 10-10 रुपये और मेरे पास 10 थे तो 100 रुपये के शेयर थे। अब कंपनी ने कहा कि ये 10 को काट के एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा, एक ही शेयर मिलेगा जिसकी वैल्यू 100 होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे पास पहले अलग अलग 10 100 थे, अब एक ही 100 हो गया, क्या मेरे को कोई इशू हुआ? पर इसकी एंट्री कंपनी की बुक्स में क्या डलेगी? शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल। ये आपके 10 10 रुपये का शेयर कैंसिल हो गया और ये 100 रुपये का शेयर आपका नया बन गया। ठीक है जी, ये एक एंट्री होगी कंसोलिडेशन की, इसको बोला जाता है कंसोलिडेशन। और सब डिवीज़न किसको बोला जाता है कि फॉर एग्जांपल मेरे एक शेयर की वैल्यू कितनी चल रही है, से 50 रुपीज़, मेरे एक शेयर की वैल्यू चल रही है 50 रुपीज़। अब कंपनी ने कहा कि अगर तुम्हारे पास एक शेयर है ना तो उसके बदले में मैं तुमको 5 शेयर दूंगा। मैंने कहा वाह यार, ये तो पार्टी हो गई, मेरे पास एक शेयर था, अब मेरे को 5 शेयर मिल गए। पर कंपनी ने कहा अब उस शेयर की वैल्यू 50 नहीं होगी, अब उस शेयर की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो इसका मतलब जो मेरे पास एक शेयर था पहले, क्या अब ये डिवाइड होकर मेरे पास 5 शेयर हो गए? क्या मेरे पास 5 शेयर 10-10 के हो गए? मैंने कहा हाँ। तो क्या मेरे को कोई फ़र्क पड़ा? क्या मेरी लाइफ में कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर कंपनी ने क्या वैल्यू एंट्री डालेगी, शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल 50, ये आपका 50 रुपये का शेयर और ये आपका 10 रुपये का शेयर। ठीक है जी, ये एंट्री डलेगी ही डलेगी। आप कहोगे इस एंट्री की सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत सिग्निफिकेंस होती है, क्योंकि ये जो ऊपर एंट्री डल रही होती है इससे 50 रुपये की शेयर कैपिटल ख़त्म हो रही होती है और ये जो नीचे एंट्री डल रही होती है इससे 10 रुपये की शेयर कैपिटल पैदा हो रही होती है। ठीक है जी, एक ये हो गया जी आपका क्वेश्चन। इसके लिए अपने पास क्वेश्चन है जी अपनी बुक में, क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 1। कहाँ गया क्वेश्चन? इसके लिए अपने पास है जी क्वेश्चन नंबर 1 कंसोलिडेशन के लिए। ये रहा जी, कंसोलिडेशन हो रही है, सब डिवीज़न हो रही है। यहाँ पे देखो कोई अमाउंट का फ़र्क पड़ रहा है बट नहीं, बट आप ये क्वेश्चन को देखो पॉज करके एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ये कौन सा क्वेश्चन है, इससे आपका ये वाला पूरा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। सेकंड है जी कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा। तुम लोग क्या करते हो, तुम अपनी शेयर कैपिटल को, शेयर कैपिटल इज़ कन्वर्टेड इनटू शेयर स्टॉक, ये भी आपको अल्टरेशन में आ जाता है। या फिर आप लोग क्या करते हो, जो आपके पास शेयर्स का स्टॉक पड़ा होता है उससे आप शेयर कैपिटल इशू कर देते हो, ये होता है जी आपका अल्टरेशन का। इसमें भी अमाउंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास 10 रुपये की शेयर कैपिटल है, उसको ख़त्म करके आपने शेयर स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, 10 रुपये हो गया। 10 रुपये के आपके पास शेयर स्टॉक है, आपने उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। इसमें भी अमाउंट में कोई इशू नहीं आएगा, बट एंट्री में फ़र्क आएगा। इसके लिए आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 ज़रूर देख लेना, ये शेयर स्टॉक का क्वेश्चन है। पॉज करके, जिनके पास नहीं है ये पॉज करके ज़रूर ये क्वेश्चन देख लेना। ठीक है जी, ये तो हो गया आपका नन्हा मुन्ना सा। ठीक है जी, अब थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है जी आपका वेरिएशन ऑफ राइट्स। अब कंपनी में देखो इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, अब कंपनी के घर वाले आदमी कौन होते हैं? कंपनी के घर वाले आदमी कौन होते हैं जी? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर आप खुद सोचो, कंपनी में बहुत इश्यूज चल रहे हैं। अब प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर वालों ने बाकियों को क्या कहा, डिबेंचर्स वालों को और लोन वालों को, या फिर अपने क्रेडिटर्स को भी ये कहा होगा कि भाई देखो तुम हमको हेल्प करो हमारी कंपनी को स्टेबलाइज़ करने के लिए। अगर हमारी कंपनी स्टेबलाइज़ ना हुई तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी और जो आप लोगों ने मेरे को पैसा दे रखा है वो आपका पैसा डूब जाएगा। तो ये सुन के क्या डिबेंचर होल्डर्स, लोन जिन्होंने हमको लोन दिया हुआ है, या फिर हमारे क्रेडिटर्स, क्या उनको बहुत घबराहट होने लग जाएगी कि यार कंपनी बंद होगी तो हमको पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कहेंगे यार एक ठीक है, एक काम करो,
तुम हमारे थोड़े से राइट्स कम कर दो, बट कंपनी को चलते रहने दो, क्योंकि उनको पता है कि अगर कंपनी बंद होगी तो हमारा 0% पैसा हो जाएगा, हमारा पैसा मिट्टी हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, 5-10% अगर तुम हमको नहीं भी दोगे कोई बात नहीं, 90-95% तो हमको आएगा। तो इसीलिए जब भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होती है तो पूरा एक प्लान तैयार होता है कि भाई क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इतना करेगा, इक्विटी इतना करेगा, ये सब लोग इतना करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि ये जो बाकी सारे लोग होते हैं ना, वो अपने राइट्स को थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं, या फिर वेरिएशन होती है उनके राइट्स में। तो उन्हीं राइट्स के लिए ये वाला पॉइंट रखा गया है कि वो क्या कहते हैं, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट। कहता प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या कह सकता है कि भाई जैसे पहले पहले 7% प्रेफरेंस शेयर थे, उनकी वैल्यू 7% उनको डिविडेंड मिलता था प्रेफरेंस शेयर्स को, अब उनको कितना मिल रहा है, 5% डिविडेंड मिल रहा है। तो ये 7% के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ख़त्म हो जाएगी और नई 5% की कैपिटल बन जाएगी। तो हम लोग एंट्री का डालेंगे, ये जो 7% की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ख़त्म हो गई ये डेबिट हो जाएगा, और जो न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बन रही है वो क्रेडिट हो जाएगी। सिमिलरली क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, अब 9% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बन गई। तो ये जो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी इसको ख़त्म करने के लिए ये हो गया, जो जो शेयर कैपिटल तुमने अब नई इशू करी है वो हो गया जी 9% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब ये हो जाएगा, ठीक है जी। ये दोनों तो बहुत सिंपल थे, इसमें तो कोई इशू था ही नहीं। बट अब समझने वाली और जिसमें से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है वो है जी हमारा नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या होता है जी, देखो एक शेयर की दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं। दो तरह की वैल्यूज़ का क्या मतलब है सर, देखो शेयर, मेरे पास एक शेयर है, लेट से मेरे पास एक शेयर है, उसकी 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है, ठीक है। अब उस शेयर की 10 रुपये फेस वैल्यू, अब हो सकता है कि इस शेयर की पेड अप वैल्यू ₹8 ही हो, कंपनी ने 8 रुपये ही मंगवाए हों, कंपनी ने कहा यार अभी तो देखो 8 रुपये की ज़रूरत है, जब पैसों की ज़रूरत होगी तब तुमसे मंगवा लेंगे। क्या ये ऐसा सिनेरियो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो और अगर इस सिनेरियो में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो जाए तो उस केस में क्या क्या हो सकता है वो ही हम आगे बात करेंगे। क्या कहता है, कहता रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कहता कई बार क्या होता है, व्हेन द लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड बाय अनपेड अमाउंट। क्या कहता है जी, फॉर एग्जाम्पल कहता कंपनी ने इशू करे हैं शेयर्स 10 रुपीज़ फेस वैल्यू पे, 8 रुपये तुम्हारे पेड अप हैं, कंपनी डिसाइडेड टू रिड्यूस द शेयर्स टू इट्स पेड अप वैल्यू। अब क्या हो रहा है, इसमें ध्यान से देखने वाली बात है। वो क्या कहता है, अब तुम मेरे को इस सिनेरियो में बताओ, मैंने जब अपनी शेयर कैपिटल इशू करी होगी तो मैंने कितने से क्या एंट्री डाली होगी, तो मैंने एंट्री डाली होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 8 रुपये, यही एंट्री डाली होगी। अब वो क्या कहता कहता फर्स्ट केस में कहता जो तुम्हारी फेस वैल्यू है ना इज़ नाउ, जो तुम्हारी पेड अप वैल्यू है ना, पेड अप वैल्यू इज़ नाउ योर फेस वैल्यू, ठीक है जी। कहता अब तुम्हारी फेस वैल्यू कितनी है 10 और तुम्हारी पेड अप कितनी है 8। कहता अब जो तुमने तुम्हारी जो फेस वैल्यू है ना वो कम होकर सिर्फ अब सिर्फ 8 रुपये ही रह गई। तो इसका क्या मतलब है, तुम्हारी शेयर कैपिटल की वैल्यू, तुम्हारी शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू कितनी रह गई, 8 रुपये की रह गई। तो इसका मतलब है कि जो तुमने 10 रुपये वाली शेयर कैपिटल इशू करी हुई है तुम उसको ख़त्म करोगे। तो शेयर कैपिटल को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, शेयर कैपिटल को डेबिट करूँगा। अब मैं कितने से डेबिट करूँगा, क्या मैं 10 से डेबिट करूँगा, नहीं मैं 10 से डेबिट नहीं करूँगा, मैं 8 से डेबिट करूँगा, क्योंकि जब मैंने अपनी शेयर कैपिटल इशू करी थी तब मैंने 8 से ही उसको क्रेडिट करा था, ठीक है जी। अब जब मैं न्यू शेयर कैपिटल इशू कर रहा हूँ जिसकी फेस वैल्यू ही 8 है तो मैं तो 8 से ही डेबिट क्रेडिट करूँगा ना। पर ये दोनों चाहे शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल लिखा है, पर ये वो वाली शेयर कैपिटल है जिसकी फेस वैल्यू 10 है और ये वो वाली शेयर कैपिटल है जिसकी फेस वैल्यू 8 है। तो ये वाली एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि कैसे ये एंट्री आएगी। नेक्स्ट कहता है एक्सेस पेड अप कैपिटल इज पेड ऑफ। कहता है एक्सेस पेड अप वैल्यू इज पेड ऑफ। अब क्या कहता है, कहता फॉर एग्जांपल कंपनी इशूड अ 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर, ठीक है जी, फुली पेड अप था, मतलब 10 रुपये का शेयर था और 10 रुपये ही मैंने मंगवा रखे हैं। कहता है कंपनी डिसाइडेड टू रिटर्न 2 रुपीज़ टू शेयर होल्डर। अब उन्होंने क्या कहा, कंपनी ने कहा यार
मैं बहुत बुरा हूँ, मैं 2 रुपये वापस कर रहा हूँ अपने शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे क्या मैंने अपनी शेयर कैपिटल पूरी की पूरी ख़त्म कर दी। जो 10 रुपये मैंने मंगवाए थे जब मैंने इशू की होगी, तो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 रुपीज़ करा होगा। तो मैंने यहाँ पे तो अपनी शेयर कैपिटल को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया और मैंने न्यू शेयर कैपिटल इशू करी 8 रुपये की और टू बैंक कर दिया या टू शेयर होल्डर कर दिया ₹2। ठीक है जी, ये आपकी एंट्री आ जाएगी जब तुम एक्सेस पेड ऑफ कर रहे हो और ये तुम्हारी आगे बैंक की एंट्री आ गई। फिर कहता हो सकता है कि तुम अपनी पेड अप वैल्यू ही कम कर दो, जैसे कि हमारे ऊपर क्या कहता है कंपनी ने शेयर इशू किया 10 रुपये का फेस वैल्यू का, 8 वॉज पेड अप, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था। कंपनी डिसाइडेड टू रिड्यूस द पेड अप वैल्यू टू ₹6। कहता कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल की वैल्यू को सोचा भाई मैं 8 रुपये से 6 रुपये कर देता हूँ। क्या यहाँ मेरी फेस वैल्यू कम हुई? मेरे को बताओ। आज तक शेयर होल्डर्स ने कितने पैसे दे रखे हैं? 8 रुपये दे रखे हैं और फेस वैल्यू कितनी है? 10। अगर कल को कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मंगवा सकती है तो मैक्सिमम कितना पैसा मंगवा सकती है? तो सिर्फ 2 रुपये मंगवा सकती है। तो यहाँ पर जब वो कहता है कि मेरी पेड अप वैल्यू कम होगी 2 रुपये से, तो इसका मतलब है कि ये 8 रुपये कम होके अब सिर्फ और सिर्फ 6 रुपये रह जाएंगे, बट फेस वैल्यू 10 ही है। तो इसका मतलब है कि क्या अब मैं मैक्सिमम अमाउंट जो मंगवा पाऊँगा अपने शेयर होल्डर से वो 4 रुपये होगा? 4 रुपये कैसे हुआ? मेरी 10 रुपये फेस वैल्यू है, 6 रुपये मेरा अब पेड अप वैल्यू हो गई। तो अब मेरी मैक्सिमम अमाउंट जो मैं मंगवा पाऊँगा तो 2 रुपये थी, 4 रुपये हो जाएगी। पहले मैक्सिमम अमाउंट मेरी कितनी थी? पहले मैक्सिमम अमाउंट 2 थी, अब 2 से बढ़ के 4 हो गई। तो इसका मतलब है कि मैंने 2 रुपये अपनी कैपिटल में से कम कर दिया। तो मैंने क्या किया? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है कि जो आपका P&L का काम करता है इसमें। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर जो मैक्सिमम हमने 2 रुपये और बढ़ा लिए, पहले कहा 2 रुपये मैक्सिमम मैं ले सकता था अपने शेयर होल्डर से, अब मैं मैक्सिमम 4 रुपये ले सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि जो 2 रुपये की मेरी क्या एंट्री डालेगी? शेयर कैपिटल मेरी 2 रुपये से कम हो गई, क्योंकि जब मैंने पहले अपनी शेयर कैपिटल इशू करी थी तो मैंने क्या एंट्री डाली थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 8 रुपये। अब मेरी क्या शेयर कैपिटल 2 से कम हो गई? हाँ। और अब इसका डिफरेंस मैं कहाँ डालूँ? कैपिटल रिडक्शन में, क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं मेरा मन कर रहा है कि मैं P&L में डाल दूँ, बट P&L जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कुछ होता नहीं है। तो ये आपका चला जाएगा जी कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट, अब वो कहता है यहाँ तो तुम्हारी पेड अप वैल्यू कम हुई थी, अब एक जगह तुम्हारी ये भी हो सकता है कि फेस वैल्यू ही कम हो जाए। जैसे कि कहता कंपनी ने इशू करे हैं 10 रुपये की फेस वैल्यू के डिबेंचर दैट वर फुली पेड अप, मतलब 10 रुपये का शेयर है और शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू के, 10 रुपये का शेयर है, 10 का 10 फुली पेड अप है। कहता कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपनी वैल्यू को रिड्यूस कर देगा, कहाँ? अच्छे 8 रुपये और 6 रुपये पे अपनी वैल्यू को वो रिड्यूस कर देगा। कौन सी? फेस वैल्यू को। तो क्या मैं अपनी शेयर कैपिटल जो 10 रुपये की मैंने इशू कर रखी है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा? क्या मैं नई जो शेयर कैपिटल है क्या मैं वो 8 रुपये को क्रेडिट कर दूंगा और 2 रुपये को कहाँ डाल लूँगा जी? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अकाउंट में डालूंगा। आप कहोगे कि सर आपने यहाँ इंटरनल रिको आपने ऐसे की एंट्री यहाँ क्यों नहीं डाली? क्योंकि यहाँ पर पुरानी शेयर कैपिटल जिसकी फेस वैल्यू 10 थी वो ख़त्म हो रही है। यहाँ पे जो आपकी पुरानी शेयर कैपिटल 10 रुपये की फेस वैल्यू वो ख़त्म नहीं हो रही, यहाँ पे पेड अप वैल्यू ख़त्म हो रही है, यहाँ पर फेस वैल्यू ख़त्म हो रही है। फेस वैल्यू का जब ख़त्म होती है तो इसका मतलब है कि नया शेयर इशू होगा। पुराना शेयर आपका फट गया और अब नया शेयर इशू होगा। तो यहाँ पर जब भी आपकी फेस वैल्यू कम होगी तो ये वाली एंट्री आएगी कि क्या शेयर कैपिटल को पहले आप ख़त्म करोगे पुरानी वाली को, फिर आप न्यू शेयर कैपिटल को इशू करोगे। पर जब आपकी पेड अप वैल्यू ख़त्म होगी तो आप सिर्फ और सिर्फ नेट की एंट्री डालोगे, शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। आपने सिर्फ उतनी ही शेयर कैपिटल को ख़त्म किया जितनी कि आपकी शेयर कैपिटल ख़त्म हो रही है, पर यहाँ पर आपने पूरी की पूरी शेयर कैपिटल को ख़त्म कर दिया। इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस, समझ में नहीं आता कि फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू में कैसे एंट्री डलेगी। फिर वो कहता है नेक्स्ट में क्या है? कहता है अगर मैं 6 रुपये कर दूँ अपनी फेस वैल्यू को तो ये एंट्री डल जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपका मेजरली ये होता है जी, फेस वैल्यू इज रिड्यूस्ड एंड पेड अप कैपिटल इज रिड्यूस्ड।
ठीक है जी। एक मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है, कहता अगर कुछ मेंशन नहीं करा हुआ ना क्वेश्चन में कि फेस वैल्यू रिड्यूस हो रही है या पेड अप वैल्यू रिड्यूस हो रही है, उसने सिंपली ये लिखा है कि वैल्यू ऑफ शेयर इज़ रिड्यूस्ड। उसने ये नहीं बताया कि फेस वैल्यू रिड्यूस्ड है या फिर पेड अप वैल्यू रिड्यूस्ड है या फेस वैल्यू रिड्यूस्ड है। तो आप ये अज्यूम करोगे कि फेस वैल्यू रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब है कि शेयर फट रहा है और नया शेयर इशू हो रहा है। ठीक है जी। फिर हमने आगे इंटरनल रिको के अकाउंट के बारे में अपने पहले पढ़ ही चुके हैं। फिर वो कहता दो मेथड जो थे ऑल्ट्रेशन और वेरिएशन में, ये वाला अकाउंट यूज़ ही नहीं होता, तो हमको कहीं यूज़ ही नहीं लड़नी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर तो अमाउंट चेंज ही नहीं होती। अमाउंट चेंज होती है आपकी रिडक्शन ऑफ कैपिटल में, वहाँ पे आपको शेयर कैपिटल, वहाँ पे आपको कैपिटल रिडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। फिर ठीक है, कहता जब भी तुम्हारी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगी तो उस कंपनी के नाम के साथ आप एंड रिड्यूस्ड लिखोगे। जैसे कि पहले एक कंपनी का नाम था ABC लिमिटेड, अब ABC में तुमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करी है तो तुम लिखोगे ABC लिमिटेड रिड्यूस्ड, ABC रिड्यूस्ड लिमिटेड लिख दोगे, सो दैट लोगों को पता लगे कि अच्छा इसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुई है। जैसे कि आप लोगों का घर की जब भी रेनोवेशन होती है तो आपके घर के बाहर क्या ईंटें, मैदा नहीं, रेता बजरी सब पड़ा होता है ना, तो वैसे ही उन लोगों को पता लगता है कि अच्छा इसकी इंटरनल जिसकी रेनोवेशन हो रही है, वैसे ही तुम लोग रिड्यूस्ड लिख के बता दोगे कि अब मेरी कंपनी नई बन गई है, चकाचक हो गई है, अब इसको आप पुराने वाला मत मानो, अब हम वो नहीं रहे, हमको अपने में मत मानिए, हम अलग हैं। तो ये रिड्यूस्ड लिख के वो कहता है कि अब हम अलग हैं, अब हम तुम्हारे जैसे नहीं रहे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज की बात कर लेते हैं जी। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हमने बात करी थी कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि जी हमारे कुछ एसेट्स ऐसे हैं कि जिनकी वैल्यू कम होनी चाहिए, या फिर कई बार अपने को लगता है यार ये लाइबिलिटी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए या कम कर देनी चाहिए। वहाँ इससे वर्षा कुछ भी हो सकता है कि मैं बोल दूँ कि यार एसेट्स की वैल्यू बढ़ा दो, हो सकता है कि मैं बोल दूँ एसेट्स की वैल्यू कम कर दो, या फिर मैं बोल दूँ लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ा दो, हो सकता है मैं बोल दूँ लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम कर दो। अगर जब भी मैं अपने एसेट की वैल्यू को इंक्रीज़ करूँगा तो मैं एसेट को डेबिट करूँगा, और क्रेडिट किसको करूँगा सर, P&L को कर देते हैं या फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व को कर देते हैं। यहाँ पर जहाँ वही मैंने कहा, जहाँ पर आपका हाथ जाए ना, जहाँ पे P&L पे या रिवैल्यूएशन रिजर्व टाइप चीज़ों पे, तो वहाँ आपका हाथ सीधा चला जाना चाहिए रिकंस्ट्रक्शन या फिर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के अकाउंट में। तो एंट्री हमेशा आनी चाहिए एसेट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। अगर आपको कोई पूछे कि सर लाइबिलिटी की वैल्यू को डिक्रीज़ कर दो, तो तुम लोग क्या करोगे, आप कहोगे वाह वाह लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, लाइबिलिटी टू P&L। वही बात है, P&L अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में नहीं आएगा, यहाँ पे आप लिखोगे कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट, ये वाला कैपिटल रिडक्शन या फिर रिकंस्ट्रक्शन के अकाउंट को आप इसमें यूज़ करोगे। हम कहीं भी P&L को क्रेडिट डेबिट नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस हम P&L को राइट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो जर्नल एंट्रीज पढ़ लेते हैं, यही आपकी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सार है। अगर आपने ये जर्नल एंट्रीज पढ़ ली, अगर आपने इंटरनल जर्नल एंट्रीज को याद ध्यान में रख लिया, तो आपको कोई भी मार्क्स लाने से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में नहीं रोक सकता। ठीक है जी। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री में सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या है जी, डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स। तुमने एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, तो तुमने एसेट्स को क्रेडिट कर दिया, मन तो कर रहा है P&L को डेबिट करने का, बट हम डेबिट किसको करेंगे, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के अकाउंट को। वैसे ही तुमने एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो तुमने एसेट्स को डेबिट कर दिया और क्रेडिट किसको कर दिया, कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट को। मन तो P&L का कर रहा था। वैसे ही लाइबिलिटीज़ को, कि जब तुमने लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को तुमने इंक्रीज़ करना है तो तुमने क्रेडिट कर दिया, और डेबिट किसको कर दिया, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन को। और तुमने लाइबिलिटी की वैल्यू को डिक्रीज़ करना है तो तुमने डेबिट उसको कर दिया और क्रेडिट किसको कर दिया, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को। नेक्स्ट कहता हो सकता है कि तुम्हारी लाइबिलिटीज, डिवेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स क्या बोले, उन्होंने कहा यार छोड़ो यार, तुमसे 1 लाख रुपया क्या लेना, तुम्हारी कंपनी की हालात तो वैसे ही बहुत ख़राब है, छोड़ो ख़त्म करो। इसका मतलब है कि तुम्हारी लाइबिलिटीज़ तुमने राइट ऑफ करवा दी, या फिर उसने कहा छोड़ो यार कोई बात नहीं, उसने वेव ऑफ करा दिया। तो क्या तुम्हारी लाइबिलिटी कम हुई, हाँ सर लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट हो जाएगी, बट क्रेडिट किसको करें सर, क्रेडिट तो मन कर रहा है P&L को कर देते हैं, क्योंकि सामने वाले ने पैसे लेने से मना कर दिया, हमारी पार्टी हो गई है, फ़ायदा हो गया है। बट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में P&L तो आता नहीं है, तो तुम्हारी पार्टी, तुम्हारी फ़ायदा सब कहाँ जाएगा जी, कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में। नेक्स्ट कहता कंटिंजेंट लाइबिलिटी वेव्ड ऑफ।
हमको पता है कंटिंजेंट लायबिलिटी की कोई भी एंट्री नहीं होती। जब तुमने किसी लायबिलिटी को कंटिंजेंट माना था, क्या तुमने तब कोई एंट्री डाली थी? मेरे को बताओ। तुम उसको दिखाया था नोट्स टू बैलेंस शीट में या नोट्स टू लास्ट में फुट नोट में दिखाया था तुमने। तो जब तुमने कंटिंजेंट लायबिलिटी की कोई एंट्री नहीं डाली और आज वो कंटिंजेंट लायबिलिटी वेव ऑफ हो रही है, तो तुम उसकी कोई एंट्री थोड़ी डालोगे। तुम उसकी क्या एंट्री डालोगे भाई? वेव ऑफ हो गई। जब तुमने किसी चीज़ की एंट्री ही नहीं डाली अपनी लाइफ में और वो चीज़ चली गई तुमसे, तो तुमको क्या फ़र्क पड़ रहा है? जब तक तुमने किसी चीज़ को अपनाया ही नहीं और वो चली जाए तो तुमको कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। तुम्हारे घर के बाहर कोई पार्क करके चला गया गाड़ी, तुमको क्या पता किसकी गाड़ी है किसकी गाड़ी नहीं है? क्या तुम उसका ध्यान रखोगे? उसने कहा तुमको क्या लेना देना। अगर कोई उठा के ले जाए, चोरी करके ले जाए या फिर वही ओनर ही आके ले जाए, तो तुमको क्या फ़र्क पड़ रहा है? तुमने कहा ठीक है यार, कोई गाड़ी खड़ी थी उठा के ले गया। पर अगर तुम्हारी अपनी गाड़ी खड़ी है या फिर तुम्हारे किसी रिश्तेदार की गाड़ी खड़ी है, तुम थोड़ा ध्यान दोगे ना कि हाँ अच्छा मेरे को पता है ये किसकी गाड़ी है, मैंने ही पार्क करवाई है। तो वही बात है ना, अगर कोई उसको उठा के ले जाए तो तुम्हारी दिल की धड़कन बढ़ेगी, तो तुम फटाफट से देखोगे कि ये भाई गाड़ी कहाँ चली गई। बट जो एंट्री या फिर जो लाइबिलिटी तुमने कभी अपना ही नहीं, तो तुम वो चली जाए तो तुमको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो तुम उसकी कोई एंट्री नहीं डालते। तो सिमिलरली उसके वेव ऑफ की भी कोई एंट्री यहाँ पे नहीं डलेगी। पर अगर तुम कंटिंजेंट लायबिलिटी को पे ऑफ करोगे, तो देखो तुमने कंटिंजेंट लायबिलिटी को पे ऑफ करा है, क्या तुम्हारा रिसोर्स जाएगा? हाँ देखो सर, बैंक तो जाएगा ही जाएगा। तुमने क्योंकि पे ऑफ करा है लायबिलिटी को, बैंक तो जाएगा ही जाएगा, बैंक तो क्रेडिट होगा ही होगा। अब डेबिट किसको करें? सर P&L को कर देते हैं, क्योंकि खर्चा है, लायबिलिटी वेव ऑफ हो रही है। हमने देखा है कि P&L तो आता ही नहीं है। यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे आएगा जी कैपिटल रिडक्शन। तो जब भी आपने कंटिंजेंट लायबिलिटी पे ऑफ करनी है तो उसकी ये एंट्री आ जाएगी। फिर कहता है जी रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा पे हो रहा है। अच्छा, खर्चा पे हो रहा है टू बैंक तो आएगा ही आएगा, और खर्चा पे हो रहा था तो P&L आएगा। फिर वही बात, P&L तो आता ही नहीं है, क्या आएगा जी? कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी इंटेंजिबल एसेट्स का। अब जब भी आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बैलेंस शीट दी गई हो तो वहाँ पे हमको ध्यान रखना है जी इंटेंजिबल एसेट्स का। इंटेंजिबल एसेट्स में अपने दो चीज़ों में ध्यान रखना है। एक होते हैं जी गुडविल, कोई और बाकी के इंटेंजिबल एसेट जैसे कि आपका पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, तो ये सारे होते हैं जी आपके अदर इंटेंजिबल एसेट्स। तो अगर आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्वेश्चन है और गुडविल आपको बैलेंस शीट में दे रखी है और क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा कि उस गुडविल का क्या करना है, तो आप लोग क्या करोगे? चुपचाप उस गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे। क्योंकि अगर कंपनी की हालात इतने ही अच्छे होते तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करवा ही ना रहा होता। तो उसके हालात अच्छे नहीं है, मतलब गुडविल नहीं है, तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग सीधा सीधा गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे। तुम सीधा सीधा गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट। बट अगर क्वेश्चन कुछ कहता है गुडविल के बारे में कि उसको कैसे ट्रीट करना है, तो तुम सिमिलरली उसको वैसे ट्रीट करोगे जैसे क्वेश्चन कहता है। ठीक है जी। इन अदर इंटेंजिबल एसेट्स, अदर इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, तो क्या कहता क्वेश्चन जैसे बोलेगा तुमको वैसे करना है। तुम अगर बोलोगे कि अरे साइलेंट हुआ तो क्या करेंगे, ऐसे कभी साइलेंट नहीं होगा। वो हमेशा पेटेंट और ट्रेडमार्क के बारे में, ऐसे के इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा। हाउएवर वो हमेशा गुडविल के बारे में भी बोलता है आपके क्वेश्चंस में। वो कभी भी साइलेंट नहीं रहता, वो हमेशा गुडविल के बारे में कुछ ना कुछ बोलता ही बोलता है। ठीक है। तो अदर इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में भी जैसे वो बोलेगा आपको सिमिलरली वैसा ही करना है। गुडविल को राइट ऑफ करने की आप क्या एंट्री डालोगे? देखो सर, गुडविल राइट ऑफ हो रही है तो गुडविल आप क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ख़त्म करनी है, और सिंस एसेट राइट ऑफ कर रहे हैं तो डेबिट P&L को कर देंगे। P&L तो आएगा ही नहीं, क्या आएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो आप ये वाली एंट्री यहाँ पे डाल दोगे। फिर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ पेड अप वैल्यू, ये हमने ऊपर कर ली है सेम एंट्री, तो यहाँ पे हम दोबारा नहीं करेंगे। और ये नोट भी जो मैंने आपको पढ़ा दिया है कि अगर कुछ ना लिखा हो तो आप उसको फेस वैल्यू को मान लेना। सब डिवीजन, कंसोलिडेशन, कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर, ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 में है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये अपन देख चुके हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ओन डिबेंचर्स, ये वाला जो आपका पॉइंट है ना, ये आपके एक क्वेश्चन में है। ट्रीटमेंट ऑफ ओन डिबेंचर्स का मैंने यहाँ पे डाल रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तंग करता है ये पॉइंट, ये अपन करेंगे जी क्वेश्चन के साथ। और ये जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिया है ना, ये आपके लिए है संजीवनी बूटी ओन डिवेंचर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, इसको अपन उसके साथ ही करेंगे। एक नेक्स्ट पॉइंट आता है जी शेयर सरेंडर्स का। आप देखो ख़त्म हो गया, बस इतना ही था। एक लास्ट पॉइंट है जी शेयर सरेंडर का। शेयर सरेंडर क्या होता है कि अब कई बार क्या होता है कि हम इक्विटी शेयर को बोलते हैं कि काम करो, तुम्हारे पास 1 लाख के इक्विटी शेयर है ना, हमने कहा हाँ, एक काम करो तुम अपने 50,000 के इक्विटी शेयर हमको वापस कर दो, शेयर सरेंडर कर दो। बट सर जब कंपनी वापस ले लेती है शेयर, उसको तो बायबैक बोला जाता है। तो कंपनी क्या कहती है कि तुम अपने शेयर्स को ख़त्म कर दो, सरेंडर कर दो। इसका मतलब क्या है कि आज तुम्हारे पास कंपनी के 1 लाख के शेयर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास रिलायंस के लाख रुपए के शेयर्स हैं। कल को अंबानी जी कहें, मिस्टर अंबानी कहें कि तुम एक काम करो, अपने 50,000 के शेयर को सरेंडर करके कंपनी को, रिलायंस को वापस कर दो। मैं कहूँगा मैं क्यों वापस करूँ, तुम लोग क्या करोगे उस शेयर का। वो तो अंबानी जी क्या कहेंगे, यार हम वो शेयर्स को यूज़ करेंगे लोगों में बांटने के लिए। जैसे कि क्रेडिटर, अब क्रेडिटर ने रिलायंस को पैसे दे रखे हैं, अब रिलायंस के पास पैसे तो है नहीं वापस देने के, और हमको अपनी लाइबिलिटी भी ख़त्म करनी है क्रेडिटर की। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर एक काम कर, ये 50,000 के शेयर ले जा। तो वो रिलायंस के 50,000 के शेयर ले जाएगा, बट रिलायंस के पास इतने भी रिसोर्सेज नहीं है कि वो शेयर इशू कर पाए। तो रिलायंस क्या कहेगी, अंबानी जी क्या कहेंगे, वो कहेंगे सर देखो आपके पास 1 लाख के शेयर है। मैंने कहा हाँ, एक काम करो 50,000 के सरेंडर कर दो, किसको, वापस मेरे को, सो दैट कि मैं इसको यूज़ कर सकूं अपनी कंपनी के कामों में। उन चीज़ों को बोला जाता है जी शेयर सरेंडर। ये जो ऊपर हमने करा है ना, ये अपना रिडक्शन, फेयर वैल्यू रिड्यूस कर दी, पेड अप वैल्यू रिड्यूस कर दी, कंसोलिडेट कर दिया, सब डिवाइड कर दिया, दैट इज़ डिफरेंट। तुमने अपनी ख़त्म ही कर दी, तुमने अपनी शेयर कैपिटल ही ख़त्म कर दी। यहाँ पर है जी शेयर सरेंडर का। डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों की, दोनों डिफरेंट। आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिख के देगा कि यहाँ पे शेयर सरेंडर हो रहा है। तो उस केस में जब भी शेयर सरेंडर होता है तो वहाँ पर क्या एंट्री डलती है, देखो शेयर सरेंडर हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी शेयर कैपिटल ख़त्म होगी। तो शेयर कैपिटल तो आपकी डेबिट हो रही है, डेबिट यहाँ पे भी हो रही है, डेबिट वहाँ पे भी हो रही है, जहाँ पे आपकी शेयर कैपिटल की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, चाहे पेड अप वैल्यू की हो चाहे फेस वैल्यू की। तो वहाँ पे भी शेयर कैपिटल डेबिट हो रही है। अब उस केस में जो शेयर कैपिटल रिड्यूस होती थी तो वो कहाँ जाती थी, वो जाती थी जी शेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। अब ये कहाँ जा रही है, ये जा रही है जी शेयर सरेंडर अकाउंट में जा रही है। वहाँ जाती थी शेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, यहाँ जा रही है शेयर सरेंडर अकाउंट में। और देखो ये शेयर सरेंडर अकाउंट कैसे हो रहा है, जैसे तुमने इक्विटी शेयर इशू कर दिया टू सेटल द लाइबिलिटीज़, वहाँ पे कैपिटल रिडक्शन यूज़ होता था इन सब चीज़ों को करने के लिए। वही बात है, कंसेप्ट मोटा मोटी सेम है बट तरीका डिफरेंट है, रिश्ता वही है पर सोच नहीं है। तो वहाँ पे शेयर रिड्यूस हो रहा था, यहाँ पे शेयर सरेंडर हो रहा है। तो वहाँ पे भी देखो सेम एंट्री होती थी, और तुमने शेयर कैपिटल इशू करी है शेयर सरेंडर में से, तो ये एंट्री आ गई। फिर तुमने लाइबिलिटी को सेटल करा था, क्योंकि लाइबिलिटी ख़त्म हुई है, तो तुमने लाइबिलिटी को ख़त्म करने के लिए क्या किया, लाइबिलिटी को डेबिट। और जब लाइबिलिटी को ख़त्म किया तो आप क्या बोलोगे कि मैं कहाँ डाल दूँ, अब शेयर सरेंडर में डाल दूँ। शेयर सरेंडर में आप कैसे लाइबिलिटी को डाल सकते हो, शेयर सरेंडर में तो सिर्फ शेयर ही आएगा। तो लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए आप डालोगे जी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ठीक है जी। फिर हो सकता है कि तुमने बोला हो कि तुम जैसे अंबानी जी ने मेरे को बोला था तुम 50,000 के शेयर सरेंडर कर दो। ठीक है, उन्होंने मेरे से यहाँ पे 50,000 के शेयर सरेंडर करा लिए, बट उन्होंने क्रेडिटर को दिए सिर्फ और सिर्फ 40,000 के शेयर ही। तो जो 10,000 के शेयर सरेंडर्ड में पड़े हुए हैं ना, क्योंकि वो क्या करेंगे, देखो मेरी तो है नहीं कि चलो वापस ले जाओ 10,000, मैं कहूँगा मेरे को नहीं चाहिए, अब तुम ही रखो। तो वो क्या करेगा, वो जो 10,000 के शेयर उसके बच गए ना शेयर सरेंडर में, वो ट्रांसफ़र कर देगा कहाँ पर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। वो बोलेगा यार ठीक है कैपिटल रिडक्शन में कर दो, क्योंकि तुम खुद सोचो, तुमने मेरे से मेरी शेयर कैपिटल कितने की कम करवा ली, 50,000 की, बट तुमने अपनी लाइबिलिटी कितने में सेटल कर दी, 40,000 में। तो ये 10,000 का क्या तुम्हारा इनडायरेक्टली गेन हो रहा है या नहीं हो रहा, गेन टाइप हो रहा है। तो आप कहाँ डालना चाहते हो, P&L में, पर P&L में तो कुछ आता ही नहीं है। अगर आपका कुछ गेन टाइप हो रहा है तो आपको कहाँ डालना होगा, कैपिटल रिडक्शन में। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए कैपिटल रिडक्शन ही माए बाप होता है। ठीक है जी। फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कहता
कहता जब तुम्हारी सारी एडजस्टमेंट्स हो जाए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, सब कुछ हो जाए, शेयर सरेंडर भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो कहता व्हेन ऑल द एडजस्टमेंट्स आर कंप्लीटेड, तो कहता राइट ऑफ द बैलेंस ऑफ पी एंड एल मिसलेनियस एक्सपेंसेस यूजिंग कैपिटल रिडक्शन। ये आपको तो भी करना है, इवन इफ टू बी डन, इवन इफ क्या, इवन इफ नॉट रिटर्न इन क्वेश्चन। हालांकि आपको क्वेश्चन में हमेशा लिख के देगा कि आप अपना पी एंड एल का बैलेंस राइट ऑफ कर लो। ये आपको तब भी करना है जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि जो बैलेंस कैपिटल रिडक्शन में बच रहा है उसका करना क्या है। अगर नहीं बच रहा तो कोई बात नहीं होता, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस बच रहा है, कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस बचने का क्या मतलब है कि जैसे कि ये वाला मेरे से तुमने 50,000 राइट ऑफ करवा लिया, बट तुमने पैसा यूज़ कितना किया, 40,000। ये जो 10,000 तुम्हारा बच गया, इससे तुम लोग क्या कर सकते हो, पी एंड एल राइट ऑफ कर सकते हो। या फिर जो भी तुम्हारी गंदी चीज़ें पड़ी होती है ना बैलेंस शीट में, पी एंड एल पड़ा है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस पड़े हैं, डेबिट साइड, वो सबको ख़त्म करो, चलो यार बैलेंस शीट साफ़ करो अपनी। तो इसीलिए वो कहता कि आपको इस एडजस्टमेंट से क्या करना है, इन सब से क्या करना है कि आपको अपना कैपिटल रिडक्शन से आपको पी एंड एल वगैरह राइट ऑफ करना है। तो यहाँ पे देखो उसने पी एंड एल और मिसलेनियस एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर दिया, कहाँ से, कैपिटल रिडक्शन से। कहता फिर भी ये चीज़ को राइट ऑफ करके भी पैसा बच जाए तो चुपचाप कैपिटल रिजर्व में पैसा डाल देना, कैपिटल रिडक्शन का पैसा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है खम। ये इम्पॉर्टेंट एक मैंने पॉइंट लिख के दिया है आपको, जो आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। क्या कहता, अगर कुछ नहीं लिखा, फेस वैल्यू रिड्यूस हो रही है, पेड अप वैल्यू, और उसने सिंपली ये लिखा है वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज रिड्यूस, तो मान लेना फेस वैल्यू ही रिड्यूस हो रही है, वो अपन ऊपर कर चुके हैं। कहता अगर गुडविल दी हुई है एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट और कुछ नहीं लिखा एडजस्टमेंट में क्या करना है, तो इसका मतलब है कि आपको गुडविल को राइट ऑफ करना है। ये अपन यहाँ पे पढ़ चुके हैं ये वाला। ठीक है जी, अगर वो साइलेंट है। लास्ट कहता है इफ़ बैंक ओवरड्राफ्ट है गिवन है क्वेश्चन में, देन वी हैव टू एडजस्ट इट विद द बैंक बैलेंस। अब कई बार क्या होता है कि आपको बैलेंस शीट दी हुई होती है, वहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिया होता है जी बैंक ओडी, और एसेट साइड आपको दिया होता है जी कैश एंड कैश इक्वलेंट। फॉर एग्जांपल बैंक ओडी दिया हुआ है आपको 10 रुपये और कैश एंड कैश इक्वलेंट दिया हुआ है तो 100 रुपये। तो ये आपकी क्वेश्चन की बैलेंस शीट है। जब आप खुद अपनी आंसर की बैलेंस शीट बनाओगे तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्वलेंट में 90 दिखाओगे, क्योंकि 100 तो तुम्हारे पास देखो कैश पड़ा है और 10 का तुम्हारे पास ओवरड्राफ्ट था, तो तुम उसको नेट करके 90 ही दिखाओगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने नेट ऑफ करके 90 दिखा रखा है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने इसको नेट ऑफ नहीं करा हुआ, पर इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप इसको नेट ऑफ करके ही ऐसे 90 दिखाओ। ठीक है जी, यहाँ पर आपके ख़त्म हो जाते हैं जी सारे के सारे कंसेप्ट। अब आप करेंगे जी इसके क्वेश्चंस। फटाफट से अपने क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपके सारे कंसेप्ट तो ख़त्म हो गए थे, क्वेश्चंस अपन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने डिस्कस कर लिया था। एक तो कंसोलिडेशन वाला है, सब डिवीजन वाला है, देन स्टॉक में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन है जी आपका। ठीक है जी, देन क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ना इंटरनल रिको के, वो ऐसे के क्वेश्चंस आ सकते हैं। या तो आपको देखो जर्नल एंट्रीज मांगेगा वो, या जनरल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट मांगेगा 14 मार्क्स के। जब अगर उसने जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट मांगी तो वो आपको 14 मार्क्स में पूछेगा। अगर उसने सिर्फ जर्नल एंट्रीज मांगी तो सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स में पूछेगा, और कुछ एमसीक्यू भी अगर आ गया छोटा मोटा तो आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन वाइज डिस्कस करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में एक पॉइंट अपन अभी डिस्कस करेंगे। अब इसमें उसने क्या कहा था, कहता अमेलगामेशन की स्कीम अप्रूव हो गई है, दैट्स वेल एंड गुड। अब उसने क्या कहा, एक पॉइंट है, कहता
of the preference share dividend which is in arrears for last 4 years, 3/4 is to be waived off and equity share of ₹2 is to be allotted for remaining quarter। कहता है 4 सालों से तुमने अपना प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड नहीं दिया, कोई बात नहीं, 3/4 हम वेव ऑफ कर देते हैं और जो 1/4 है हम सिर्फ उसके तुम इक्विटी शेयर दे दो। क्या कहता है, मेरे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 4 लाख, 1 साल का डिविडेंड कितना बनता है इसका, 4 लाख इंटू 6%, कितना हुआ, 4 लाख इंटू 6% कितना हुआ, 24,000 मेरा 1 साल का डिविडेंड बनता है। पर ये तो 4 साल से आउटस्टैंडिंग है, तो मतलब 96,000 मेरा आउटस्टैंडिंग हो गया, 96,000 मेरा आउटस्टैंडिंग हो गया। अब वो क्या, अब आपको ये 96,000 कहीं पे एज अ लाइबिलिटी दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मेरे को बताओ। क्या ये 96,000 आपको कहीं ना कहीं लाइबिलिटी दिख रही है या नहीं दिख रही, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी है, शेयर कैपिटल में तो नहीं होगी। रिजर्व एंड सरप्लस में है क्योंकि डिविडेंड है ना, रिजर्व एंड सरप्लस में भी नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में भी नहीं है। फिर ट्रेड पेबल इधर उधर कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे भी कहीं नहीं है, अदर करंट लाइबिलिटीज़ में भी कहीं पे नहीं है। तो ये 96,000 की लाइबिलिटी है किधर, तो जो भी आपके प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की लाइबिलिटी होगी या फिर जो अरियर्स में होगा उसकी कभी भी लाइबिलिटी आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलेगी। वर्सेस अगर मैं बात करूँ आपके इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन की, इसकी लाइबिलिटी आपको बैलेंस शीट में हमेशा और हमेशा मिल जाएगी। पर आपको डिविडेंड की अरियर्स की लाइबिलिटी कभी भी आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ गया। अब उसने क्या कहा, कहता देखो 96,000 था, उसमें से 3/4 मैंने वेव ऑफ कर दिया, 3/4 कितना हो गया जिसका 84,000, और 1/4 जो 24,000 हुआ इसके तुमने शेयर्स दे दिए। तो सर इसका मतलब है कि जो ये मैंने वेव ऑफ किया ये कहीं ना कहीं मेरी लाइबिलिटी थी, जब मैंने इसको वेव ऑफ किया तो क्या मैं इसको, जो ये 84,000 को मैंने वेव ऑफ किया, तो क्या जब मैं लाइबिलिटी को वेव ऑफ किया तो क्या मैं इसको P&L में डाल दूं अपने, बट P&L नहीं आता, सॉरी, क्या मैं इसको कैपिटल रिजर्व में डाल दूं। देखो जो चीज़ आपने कभी रिकॉर्ड ही नहीं करी, क्या आपने 96,000 कभी रिकॉर्ड करा है, नहीं, तो उसमें से 84,000 तो आपने वेव ऑफ कर दिया, तो जो आपने कभी रिकॉर्ड ही नहीं करा उसको आप कैसे वेव ऑफ करोगे, उसकी लाइबिलिटी, उसकी आप एंट्री कैसे डालोगे। तो 84,000 की तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, एंट्री नहीं आएगी। पर जो 24,000 के जो तुमने शेयर्स दिए हैं, हाँ इसकी लाइबिलिटी तुमको इसकी एंट्री तुमको डालनी होगी। तुमने शेयर कैपिटल इशू किए हैं तो शेयर कैपिटल 24K, और जब तुमको कुछ ना समझ में आए या P&L लिखना होता तो कैपिटल रिजर्व 24K की एंट्री यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है जी, ये डली हुई है जी तुम्हारी एंट्री। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग 25% ऑफ द अमाउंट 96,000 का, ये तुमने कैपिटल रिडक्शन बना दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब उसने क्या लिखा हुआ है, इन्वेंट्री को राइट ऑफ कर दो, पेटेंट और गुडविल को राइट ऑफ कर दो, दोनों को लिखा हुआ है, इंटेंजिबल एसेट को, डिबेंचर होल्डर्स वाला थोड़ा पॉइंट लिखा हुआ है, कुछ बाकी ठीक है। इन बाकी देखो कैपिटल रिडक्शन में आएगा सारा। वो जो हमने ये जो जनरल एंट्रीज कर ली हैं ना, ये जनरल एंट्रीज आपके सारे के सारे उसका सार है। अब यहाँ पे देखो वो क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे बोल रहा है इन्वेस्टमेंट इज़ टू बी टेकन ओवर एट 1,40,000। अब इन्वेस्टमेंट है कितने की, 55,000 की, इसका मतलब है कि जो 95,000 एक्स्ट्रा दे रहा है वो इन्वेस्टमेंट्स, ये देखो, ये जो 85,000 एक्स्ट्रा जो उसने दिया है ये आपका कहाँ पे चला गया, कैपिटल रिडक्शन में। अब 55,000 की इन्वेस्टमेंट थी, उसने ली है 1,40 की। अब यहाँ पे आना देखो P&L चाहिए था, अगर नॉर्मल सिनेरियो होता तो 85,000 P&L में आता, बट किस पे आ रहा है, कैपिटल रिडक्शन में। तो मतलब वही है ना कि बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, बस आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि एंट्रीज में आपको कैसे कैसे डालना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 वही है, वो कह रहा है जी देखो
अब वहाँ पे को कह रहा है ₹50 का शेयर है, इट हैज़ रिड्यूस्ड टू ₹2.50। ₹50 का शेयर है, ₹2.50 में रिड्यूस हो गया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या उसने लिखा है आपकी फेस वैल्यू रिड्यूस हो रही है या फिर पेड अप वैल्यू, जब कुछ भी ना लिखा हो तो अपन मानते हैं कि फेस वैल्यू रिड्यूस हो रही है। और देखो फेस वैल्यू की ही एंट्री डली हुई है, अगर पेड अप वैल्यू रिड्यूस हुई होती तो ये वाली चीज़ आती ही ना कभी भी, सिर्फ 2.5 आता, ये वाली चीज़ आती ही ना। तो यहाँ पे देखो फेस वैल्यू ही रिड्यूस हुई हुई है। ठीक है जी, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये आपका। हम्म 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 ये एक पॉइंट है ये वाला एक अपन ध्यान देते हैं ये पॉइंट, इसको ये क्या कहता है, कहता वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, जिसको कंपनी ने 40 लाख देने थे, उसने कहा देखो 40% में अपने पैसे छोड़ देता हूँ, और वो कहता 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹40 ईच इज़ टू बी सेटल्ड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। जब भी आपको ये चीज़ लिखी हो ना, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, इसका मतलब है कि अब इसका काम ख़त्म है। इसका मतलब क्या है, कहता सन्ड्री क्रेडिटर ने 40 लाख देने थे, सन्ड्री क्रेडिटर को अपने 40 लाख देने थे, उसमें से वो कहता कि 40% चलो तुमको छोड़ा, कितना छोड़ दिया उस आदमी ने, 16 लाख छोड़ दिया, कितना रह गया 24 लाख रिमेनिंग। अब तुमने 24 लाख के पूरे शेयर ही उसको इशू कर दिया, 60,000 इंटू 40, 40 तुमने 24 लाख के तुमने उसको पूरे के पूरे शेयर्स इशू कर दिए। तो ये तुमने 24 लाख के तो उसको शेयर इशू कर दिए, सामने वाले ने अपनी दीनता अपनी दयालुपन कहाँ दिखाया, इस 16 लाख को राइट ऑफ करवाने के लिए, 16 लाख को फोरगो करने के लिए। तो ये जो 16 लाख है ना, सिर्फ ये ही आपके कैपिटल रिडक्शन में आएगा। ठीक है जी, ये 24 लाख आपका कैपिटल रिडक्शन में नहीं आएगा। अपन यहाँ देख लेते हैं जी, 16 लाख आपका देखो कैपिटल रिडक्शन में आ रहा है, और 24 लाख के तो आपने शेयर्स ही इशू कर दिए। ठीक है जी, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं जी, क्या क्या है अपने पास इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। ये थोड़ा सा एक अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है कि इसमें देखो सरेंडर वाला पार्ट है, इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि जी शेयर्स को सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, कहता कहता ये ऊपर आपने को बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट दिए गए हैं। कहता इट वाज डिसाइडेड कि कंपनी रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी, और एक रेजोल्यूशन भी पास हो गया था, दैट्स वेल एंड गुड। कहता है ईच शेयर इज सब डिवाइडेड इनटू 10 फुली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर की वैल्यू क्या है, 100 रुपया है, और उसने क्या कहा, कहता है ईच शेयर इज सब डिवाइडेड इनटू 10 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब उसने कहा एक शेयर की वैल्यू है जी 100 रुपया, ये 100 रुपये एक शेयर की वैल्यू है। अब उसने कहा इसके बजाय 10 शेयर हो गए 10-10 रुपये के, तो क्या मेरे को लाइफ में कोई फ़र्क पड़ रहा है इससे, कहाँ एक शेयर मेरे पास 100 था, अब 10 शेयर 10-10 के हो गए, क्योंकि मेरे को लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे भी क्या आपको कहीं पे कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। पर अगले पॉइंट में वो क्या कहता, कहता सब डिवीजन होने के बाद, कहता ईच शेयर होल्डर विल सरेंडर टू कंपनी 50% ऑफ इट्स होल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ री इशू टू डिबेंचर होल्डर या ट्रेड पेबल। कहता जब तुमने अपने शेयर्स को छोटा कर लिया, 10-10 के शेयर कर लिए, तब तुम आधी शेयर होल्डिंग को सरेंडर कर दोगे। तो तुम यहाँ पे क्या एंट्री डल रही है, यहाँ पर देखो क्या एंट्री डल रही है। आप ये एंट्री को छोड़ो, आप ये देखो आप क्या एंट्री डालोगे, जब तो तुमने इस इक्विटी शेयर कैपिटल को, इस केस में अपन क्या एंट्री डालेंगे, सबसे पहले अपन एंट्री डालेंगे जी इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने की है जी शेयर कैपिटल अपने पास, मेरे को बताओ, 10 लाख की। तो अपन यहाँ पे एंट्री क्या डालेंगे जी 10 लैक्स टू 10 लैक्स। क्या मतलब है, यहाँ पे जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, इसकी फेस वैल्यू है जी 100, इसकी फेस वैल्यू है जी ₹10। ये आपकी हो गई किसकी, सब डिवीजन की एंट्री,
ठीक है। फिर जब तुमने क्या करा, फिर तुमने क्या किया, सरेंडर करे हैं शेयर्स। ठीक है। तुमने शेयर्स को सरेंडर कराया है तो तुमने क्या अपनी आधी शेयर कैपिटल ख़त्म कर दी। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन 5 lakhs, ये हो गई तुम्हारी कैपिटल रिडक्शन की एंट्री। ठीक है जी। अब यहाँ पे देख लो उसने क्या किया, उसने इस दोनों एंट्री को एक ही एंट्री में कंबाइन किया हुआ है। आपको वैसा नहीं करना, आप लोग अलग अलग से भी इस चीज़ को आप कर सकते हो। ठीक है जी। ये था जी आपका सरेंडर वाला पॉइंट। अब देखो, कहता जो तुमने शेयर सरेंडर करे थे ना, उसमें से तुमने क्या किया, तुमने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए। जो तुमने शेयर सरेंडर करे थे, कहाँ गया, शेयर सरेंडर करे थे उसमें से देखो कि तुम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, जैसे जैसे वो बोल रहा है, फिर तुम डिबेंचर होल्डर को दे रहे हो, तुमने ट्रेड पेबल को दे दिए जो शेयर कैपिटल सरेंडर हुए थे। अब जो तुमने शेयर सरेंडर करे थे, तुमने शेयर कैपिटल में इशू कर दिए, तुमने प्रेफरेंस को दे दिए, और जो बचे वो कहाँ चले गए, रिकंस्ट्रक्शन में। कहता जो बच गया, और उसने एट द एंड लिखा भी था, कहता था जो शेयर सरेंडर जो नहीं हुए दे आर टू बी कैंसल्ड, जो शेयर नॉट इशूड दे आर टू बी कैंसल्ड। हमने कैंसलेशन की क्या एंट्री पड़ी है, द बैलेंस, ये रहा, जो शेयर सरेंडर हो गए और जो यूज़ नहीं हुए उस बैलेंस को आपने कहाँ डाल दिया, कैपिटल रिडक्शन में। यहाँ पर भी जो बैलेंस बचा वो आपने कहाँ डाल दिया जी, कैपिटल रिडक्शन में। ये रहा कैपिटल रिडक्शन में आपने वो वाला बैलेंस डाल दिया जो कि शेयर सरेंडर का यूज़ ही नहीं हुआ। ठीक है। फिर उस रिकंस्ट्रक्शन से देखो तुमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ कर दिया, और ये जो बच गया उसको तुमने कहाँ डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। फिर तुमने अपनी बैलेंस शीट बना ली, जैसे भी नॉर्मल या बैलेंस शीट बनाते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक पॉइंट आएगा जी, क्या कहता, कंटिंजेंट लाइबिलिटी की जिसके आपने कभी प्रोविज़न ही नहीं बनाई थी वो सेटल हुई है 7,000 की, एंड आउट, और ये जो लाइबिलिटी सेटल हुई है ना 7,000 की, इसका आपको इंश्योरेंस से क्लेम मिल गया 6,300 की। आपने एक आपने गाड़ी ठोक दी थी फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल क्या किया कि मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया, उस आदमी ने मेरे पे क्या कर दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर दिया। अब जब मैं अपनी बैलेंस शीट बना रहा था तब वो कोर्ट में केस चल रहा था, तो मेरे को नहीं पता था कि मेरे को पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे। मैंने अपनी कंटिजेंट लाइबिलिटी बना के रख दी। मैंने साथ साथ में इंश्योरेंस भी करवा ली। अब हालांकि इंश्योरेंस का प्रीमियम ज़्यादा था, मैंने दे दिया। मैंने कहा यार देखो, अगर कल को मेरे को पास क्लेम आया तो तुमको, इंश्योरेंस वाले को मैंने कहा तुम पे करोगे। उसने कहा ठीक है। अब वो केस में हार गया, तो उस केस में मेरे को 7,000 रुपये कंटिजेंट लाइबिलिटी के पैसे पे करने पड़े। पर मेरे को इंश्योरेंस कंपनी ने 6,300 रुपीज़ दे भी दिए क्योंकि मैंने इंश्योरेंस ले रखी थी। तो ये जो मैं 7,000 देखो मैं पे तो कर रहा हूँ, टू मैं बैंक 7,000 तो कर रहा हूँ, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। मैं डेबिट किसको करूँगा, पी एंड एल को, बट पी एंड एल तो है नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कैपिटल रिडक्शन को 7,000 से मैं डेबिट कर दूंगा, ये वाली एंट्री में डाल दूंगा, कंटिजेंट लाइबिलिटी टू बैंक। और यहाँ पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में 7,000 ये मैंने डाल दिया। आप ये एंट्रीज को कैसे डाल सकते हो, आप ये वाली एंट्रीज को हमने क्लास में भी नहीं करा, आप मैंने क्या करवाया है, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। ठीक है जी। यहाँ पे आप डाल दो सीधा 7K। ठीक है। फिर आप डाल लो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, जो आपको आया है इंश्योरेंस क्लेम, तो आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस अमाउंट 700 का जो है वो आपका सीधा सीधा कैपिटल रिडक्शन में डेबिट हो जाता है। यहाँ पे तुमने अलग से 700 को डेबिट किया है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ 700 डेबिट हो जाता है। यहाँ पे जो तुमने न्यू अकाउंट खोला है ना कंटिजेंट लाइबिलिटी का, और तुमने फिर बंद किया है उसको, इसको भी खोलने और बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट कंटिजेंट लाइबिलिटी वाला। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तुमने सोल्ड करी है 32,000 की, थी कितने की, 40,000 की, तो इसका मतलब है कि 8,000 से पहले मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करूँगा तभी सेल करूँगा। तो जो 8,000 है, जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को कम किया तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा जी आपका कैपिटल रिडक्शन में, ये गया जी आपका 8,000 कैपिटल रिडक्शन में। ठीक है जी। और कोई पॉइंट यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा। एक पॉइंट आपको हमेशा ही मिलेगा, वो क्या कहता,
प्रेफरेंस शेयर्स वर रिड्यूस टू ₹2.5 और इक्विटी शेयर रिड्यूस हो गया ₹1 में। प्रेफरेंस शेयर है कितने का? प्रेफरेंस शेयर है ₹10 का और इक्विटी भी है ₹10 का। तो उसने क्या कहा, प्रेफरेंस शेयर ₹2.5 का हो गया, तो जो 7.5 है वो क्या हुआ, वो जाएगा जब आपका कैपिटल रिडक्शन। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या, पेड अप वैल्यू कम हुई है या फेस वैल्यू कम हुई है? हम यही मान लेंगे फेस वैल्यू कम हुई है और हम इस हिसाब से अपनी एंट्री डाल देंगे। फेस वैल्यू कम होने की एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। ये आपकी ₹10 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू है, ये आपकी ₹2.5 की प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल की फेस वैल्यू है, और ये आपका ₹7.5 के हिसाब से ये वाली एंट्री आपकी आ जाएगी। ये डली हुई है जी आपकी प्रेफरेंस शेयर की एंट्री, और ये डली हुई है जी आपकी इक्विटी शेयर की एंट्री, क्योंकि वहाँ पे भी आपकी ₹10 की कैपिटल ₹1 की रह गई थी, तो उस हिसाब से ये वाली एंट्री यहाँ पे भी डली हुई है। ठीक है जी। फिर कहता है डिबेंचर होल्डर्स ने क्या किया, उन्होंने एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले गए 75,000 की, और कहते हैं बैलेंस अमाउंट क्या किया, द बैलेंस टू द कंपनी आफ्टर रिड्यूसिंग द अमाउंट ड्यू टू देम। तो क्या देखो, मेरे मेरे डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है, 50,000, ठीक है। और उस वो में कौन सी प्रॉपर्टी ले गए, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले गए ₹75,000 में। मेरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 1,20,000। उन्होंने इसकी वैल्यू कितनी डाली, 75K। मेरे एसेट की वैल्यू मेरी बुक्स में है 1,20,000, पर सामने वाले ने कितनी वैल्यू डाली, 75,000। तो इसका मतलब है कि ये जो 45,000 है, क्या ये मेरा लॉस हो गया एक तरह से मेरे एसेट पे? हाँ, अगर लॉस हो गया तो लॉस की जगह क्या है, P&L, बट P&L तो होता नहीं है यहाँ। तो P&L ना लिख के मैं क्या जान लूँगा, मैं डालूंगा कैपिटल रिजर्व में अपना 45,000। तो यहाँ पे देख लो आप, 45,000 क्या आपका कैपिटल रिजर्व में डला हुआ है? ये रहा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपका 45,000 अपा ने डाल रखा है जी। यहाँ पर आप इसकी सिंपली क्या एंट्री डालोगे, आप इतनी कम्प्लेक्स एंट्री छोड़ दो, आप सिंपल एक एंट्री क्या डालोगे इसकी, सबसे पहले जो मेरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही है, मैं डालूंगा जी कैपिटल रिडक्शन टू प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 45,000, इतने से मेरी कम हो गई। फिर डिबेंचर होल्डर्स मेरे ख़त्म हो रहे हैं, डिबेंचर होल्डर्स की मेरी कितनी वैल्यू थी, 50,000। तो क्या ये मेरे 50,000 के डिबेंचर होल्डर्स ख़त्म हो रहे हैं? डिबेंचर होल्डर्स अगर जब ख़त्म होंगे तो क्या एंट्री डलेगी, डिबेंचर होल्डर्स 50K, ठीक है। और वो कहते इन्होंने 75,000 डाली, और जो बैलेंस बचा उन्होंने एंड पेड द बैलेंस टू द कंपनी, मतलब उन्होंने जो बाकी का 25,000 बचा। देखो मेरी मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1,20,000 थी, ठीक है। डिबेंचर्स वालों की नज़र थी मेरी प्रॉपर्टी पे, उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी हमको दे दे ठाकुर, तो वो मेरे से प्रॉपर्टी ले गए 1,20,000 की। बट उन्होंने कहा यार ये तो सिर्फ 75,000 की प्रॉपर्टी ही है, हमने कहा चल 75 की मान ले। अब डिबेंचर होल्डर को मैंने कितने पैसे देने थे, 50,000। अब वो जो प्रॉपर्टी लेके उसकी वैल्यू कितनी डली है, 75। तो क्या मैं 25,000 छोड़ दूँ? तो वही कहता है जो 25,000 एक्स्ट्रा की वो प्रॉपर्टी लेके गए हैं ना, जितने उनके बनते कितने थे, 50,000, पर वो 75,000 की प्रॉपर्टी ले गए। तो ये कहता है जो बैलेंस ऊपर का है ना, उन्होंने मेरे को कैश पे कर दिया। तो जब मेरी डिबेंचर्स ख़त्म हुए तो मैंने उसको डेबिट कर दिया, और जो मेरा कैश आया मैंने उसको डेबिट कर दिया 25,000 से। टू मैं क्या लिखूँगा, मेरे से जा क्या रहा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 75K की, 1,20,000 की मेरी प्रॉपर्टी थी, 45 यहाँ ख़त्म हो गई और 75 इधर ख़त्म हो गई, टोटल 1,20। इन्होंने एक सिंगल एंट्री में ही उसको डाल रखा है, ठीक है जी। ऐसे आपका वो हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे उसने क्या कहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाला क्या है, कहता है डिबेंचर होल्डर्स के सिर्फ डिबेंचर्स ही नहीं थे, उनका एक, ये जो डिबेंचर होल्डर्स है ना, इनका 50,000 तो ये था ही था, प्लस उनका एक अदर करंट लाइबिलिटी भी थी 5,000 की, उनके जो इंटरेस्ट पड़ा था। तो टोटल डिबेंचर होल्डर्स मेरे से 55,000 मांग रहे थे, उसके बदले में वो मेरे से 75,000 की मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू डाल के ले गए। तो जो बाकी का 20,000 बचा उन्होंने मेरे को कैश पे कर दिया, ठीक है जी। ये वाली वो एंट्री आ गई, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है जी यहाँ पे। नेक्स्ट, फिर ये वाला आपा ने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, यहाँ तो कुछ इतना है नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये हमने होमवर्क में करा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, नॉर्मल सेम क्वेश्चन है जी। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है जी। क्या कहता है वो? कहता ये आपको एक बैलेंस शीट दी गई है। क्वेश्चन में वो क्या कहता है जी? क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जी, बैलेंस शीट दे रखी है, नोट्स टू अकाउंट दे रखे हैं, पर एक डिफरेंट सी चीज़ आपको दे रखी है इस क्वेश्चन में। वो क्या दे रखा है कि फॉलोइंग इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई इन ग्रीन लिमिटेड। आपको एक कंपनी में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का कुछ इंटरेस्ट दे रखा है। इंटरेस्ट देने का क्या मतलब है कि वो उस कंपनी से कैसे रिलेटेड है। अब इंटरेस्ट का मतलब सिर्फ शेयर कैपिटल ही नहीं होता, अब डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंटरेस्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि मैंने उसको पैसा दिया हो सकता है मैंने उसको माल बेचा हो, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही वो क्या कहता है एक्स और वाई दो इंसान हैं, उनका कुछ इंटरेस्ट है ग्रीन लिमिटेड में, जिसकी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रही है। तो वो क्या कहता 12% फर्स्ट डिबेंचर्स हैं मिस्टर एक्स के पास और मिस्टर वाई के पास हैं 2 लाख के। दूसरे तरह के डिबेंचर्स हैं 7 लाख के और 3 लाख के। कुछ ट्रेड पेबल्स हैं, कुछ सामान बेचा था 2 लाख का और 1 लाख का। तो टोटल मिस्टर एक्स का वैसे देखा जाए तो इंटरेस्ट है 12 लाख का, जितना पैसा उन्होंने कंपनी को दे रखा है, और मिस्टर वाई का है जी 6 लाख। उसके अलावा उनके पास कुछ कुछ शेयर्स भी हैं, उनके पास कुछ कुछ शेयर्स भी हैं कंपनी के, 3 लाख के और 5 लाख के। ठीक है जी। अब वो क्या कहता फर्स्ट पॉइंट तो आपका नॉर्मल है। जहाँ पे इशू है, जो डिफरेंट पॉइंट है, वो क्या पॉइंट है जी? वो है जी मिस्टर एक्स ने क्या किया, वो कहता जी मैं अपना 7 लाख की अपनी जो अपनी डेट है ना, उसको मैं कैंसिल करता हूँ। मैं कंपनी को कहता हूँ कि मेरे को 7 लाख मत देना, तुम अपना बिजनेस सुधारने पे पैसा लगाओ। कहता टोटल डेट अदर देन द शेयर अमाउंट। उसकी जो टोटल डेट है वो है जी 12 और 8, टोटल 20 लाख की। टोटल 20 लाख की उसकी डेट है, और ये है जी 6 लाख प्लस 7 लाख, 13 लाख की ये टोटल डेट है। उसने कहा कि मैं टोटल डेट अदर देन द शेयर अमाउंट, मतलब वो इसकी बात कर रहा है। कहता इस 12 लाख में से मैंने 7 लाख रुपया तुमको कुर्बान किया। कंपनी को बोला ठीक है मेरे को तुम 7 लाख मत देना, पर और उसने साथ साथ में क्या कर दिया, उसने 2 लाख अपने को मेरे को पे भी, 2 लाख रुपए उसने कंपनी को दे भी दिया। क्या देखो एक्स की बकपा बात करें अगर, एक्स ने क्या करा है, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूँ। अब कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री डली हुई है? कंपनी की बुक्स में तो देखो डिबेंचर्स खड़े हैं, एक्स के हैं, वाई के हैं, जेड के हैं, ए के हैं, बी के हैं, सी के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी बुक्स में तो ये डिबेंचर्स ही हैं। अब उन्होंने क्या किया, अब एक्स के कितने डिबेंचर्स हैं? 3 लाख, 7 लाख और ट्रेड पेबल है। तो सबसे पहले अपा क्या एंट्री डालेंगे, अपा सबसे पहले इनको ड्यू करा देंगे एक्स को। अपा ये दिखा देंगे कि हमने एक्स को वापस कर दिए। कितने? फर्स्ट डिबेंचर्स, कितने के डिबेंचर्स हैं मेरे को बताओ? कि 12% डिबेंचर्स हैं, 12% फर्स्ट डिबेंचर्स हैं, एंड देन अगेन 12% सेकेंड डिबेंचर्स हैं, कुछ ट्रेड पेबल्स हैं। ठीक है जी। ये हमने एक्स को पे कर दिया 3 लाख, 7 लाख एंड 2 लाख। 3 लैक्स, 7 लैक्स एंड देन 2 लैक्स, कितना हो गया जी? 12 लाख। इसका मतलब है कि एक्स ने अदर देन शेयर कैपिटल 12 लाख कंपनी को दे रखा है, और ये हम एंट्री पास करेंगे। हमने पहले एक्स को 12 लाख रुपया ड्यू करवा दिया कि भाई ये देखिए तेरा इतना पैसा है। हाँ, फिर वो कहता एक्स ने कुछ पैसा और भी ऊपर दिया है कंपनी को, उसने 2 लाख का पैसा और दिया है कंपनी के बैंक अकाउंट में। क्या 2 लाख रुपया आएगा एक्स से? हाँ। तो टोटल, और उसने क्या कहा, कहता अब उसके पास कितना पैसा हो गया एक्स के पास? देखो 12 लाख तो ये उसका था अपने पास, और 2 लाख भाई ने ऊपर से दे दिया, तो टोटल कंपनी का एक्स के प्रति कितना पैसा हो गया? 14 लाख। टोटल टोटल कितना हो गया? 12 लाख ये और 2 लाख ये, कितना हो गया जी? 14 लाख का टोटल उसका ड्यू हो गया। ठीक है जी। अब उसने क्या कहा, कहता जो उसका टोटल डेट था ना, कहता उसमें से 7 लाख तो भाई ने राइट ऑफ करा दिया, और 2 लाख चलो उसने ऊपर पे कर दिया।
एंड उसने कहा मैं 14% के न्यू डिबेंचर्स ले लेता हूँ फॉर द बैलेंस अमाउंट। अब देखो ये जो शेयर की अमाउंट है ना, ये तो छिड़ नहीं रही, इसको तो कोई अभी बात ही नहीं हुई। उसने कहा अदर देन द शेयर अमाउंट की बात हो रही थी 12 लाख की, ऊपर से उसने 2 लाख और दे दिया। ठीक है, और वो क्या कहता कहता जो 7 लाख तो उसने राइट ऑफ ही करा दिया। जब एक्स ने 7 लाख राइट ऑफ करा तो मैं इसकी एंट्री क्या डालूंगा? क्या मैं जब मैं अपनी लाइबिलिटी को राइट ऑफ करता हूँ, क्या वो मेरा फ़ायदा होता है? क्या वो पी एंड एल में क्रेडिट होता है? बट यहाँ पर पी एंड एल तो है नहीं, यहाँ पर क्या क्रेडिट होगा? यहाँ पे मेरा कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होगा 7 लाख से, और एक्स को मैं ख़त्म कर दूँगा, एक्स की लाइबिलिटी को ख़त्म कर दूँगा तो एक्स भी 7 लाख से डेबिट हो जाएगा। अब उसने क्या कहा, एक्स लेगा जी 14% डिबेंचर्स, जो बाकी की अमाउंट बची है वो 7 लाख के डिबेंचर्स ले लेगा। ये रहा 7 लाख का डिबेंचर। ये तुम्हारी एंट्रीज यहाँ पे बन जाती है एक्स के लिए। क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने एक्स को जितना पैसा ड्यू था वो 12 लाख का 12 लाख अपने ड्यू करवा दिया। फिर 2 लाख एक्स ने हमको पे किया, हमने वो दिखा दिया। फिर एक्स ने हमको क्या करा, जो एक्स ने राइट ऑफ करा है अपना 7 लाख, जो अपन ने कैपिटल रिडक्शन में डाला है वो यहाँ डाल दिया, और फिर जो 7 लाख के हमने उसको न्यू डिबेंचर्स इशू किए हैं वो हमने यहाँ पे डाल दिया। एक्स 14 लाख से ख़त्म हो गया, देखो यहाँ पे भी 14 लाख है, ये तो वैसे ख़त्म हो गया, और ये भी ख़त्म हो गया, और बैंक जो आया यहाँ पे चला गया। ठीक है जी, ये आपकी एंट्री बनती है एक्स के लिए। सिमिलरली सेम ही हो रहा है वाई के लिए, अपन वाई के लिए भी सेम तरह की एंट्री से ही डाल देंगे। यहाँ पे क्या है, वाई का टोटल शेयर कितना है, 6 लाख। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, मैं 3 लाख अपना राइट ऑफ करवाती हूँ, उसने कहा मैं 3 लाख अपना कैंसिल करवाती हूँ, और बाकी जो मेरा 3 लाख बचता है उसके बदले में मैं शेयर्स ले लूँगी। यहाँ पे एक्स 2 लाख लेके आ रहा है, यहाँ पे वाई 2 लाख नहीं लेके आ रही। बस ये एक थोड़ा डिफरेंट पॉइंट था यहाँ पे, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है जी, तो सेम क्वेश्चन है, इसमें इतना कुछ करने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें भी नहीं है इतना कुछ करने वाला। ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 है जी, इसमें ये 14 थर्ड पार्ट कहता 14% डिबेंचर जिनकी वैल्यू 2 लाख थी अलॉन्ग विद द एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 56,000 वॉज वेव्ड ऑफ फॉर 3/4 ऑफ द टोटल अमाउंट एंड द रिमेनिंग इज टू बी पेड इन द कैश। पहले हमने वेव ऑफ किसका करा है, एक्रूड इंटरेस्ट किसका करा है जी, बताओ, प्रेफरेंस शेयर का। क्या यहाँ पे डिबेंचर्स का भी वेव ऑफ कर रहे हैं? अब इसकी अपन क्या एंट्री डालेंगे, यहाँ पर देखो डिबेंचर्स इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिबेंचर्स 56,000। क्या हमने वहाँ पे कोई प्रेफरेंस शेयर का एक्रूड का अकाउंट देखा था? वहाँ पर नहीं था, पर यहाँ पे हम इसका एक्रूड का अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पे अकाउंट होगा, और यहाँ पे हम बाकी का रिकंस्ट्रक्शन में डाल रहे हैं। ठीक है जी, यही डिफरेंस की जो मैं बात कर रहा था कि इंटरेस्ट आपका डिबेंचर पे और लोन पे आपका हमेशा अकाउंट बनता है, बट आपका उस पर कोई अकाउंट नहीं होता जो प्रेफरेंस शेयर का पैसा होता है। ठीक है जी, बड़ा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन करने वाला है। यहाँ पे बात हो रही है एक एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 12,000 की। अब देखो एक्सपेंसेस कहाँ से जाते हैं, देखो जी बैंक से तो जाता ही है एक्सपेंस, तो टू बैंक तो आएगा ही आएगा। अब अपना एक्सपेंस कहाँ डेबिट होता है, तो देखो जी पी एंड एल में डेबिट होता है। क्या हमारे पास पी एंड एल है इस क्वेश्चन में? नहीं, पी एंड एल नहीं है, तो अपन किससे डेबिट कर देंगे जी, कैपिटल रिडक्शन टू पी एंड एल अपन कर देंगे। बाकी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बाकी कितना कुछ है नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाला क्या होता है कि जब भी तुम्हारी एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है, जैसे अब यहाँ पे इसने क्या लिखा है, पेटेंट इज रिड्यूस्ड टू नील, मतलब अपने पास पेटेंट कितना था, पेटेंट 8 लाख था, तो मतलब 8 लाख का 8 लाख ही पेटेंट ख़त्म हो गया। और प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड बाय 8 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 60 लाख की थी, तो उसने कहा प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड बाय 8 लाख, तो ये 52 लाख की हो गई। अब मैंने यहाँ पे देखो क्या हाईलाइट करा है,
ध्यान से देखना पेपर में लिखते टाइम कि वहाँ क्या लिखा है कि इफ़ एसेट इज़ रिड्यूस्ड टू ऑफ और इट इज़ एसेट इज़ रिड्यूस्ड बाय, जैसे कि यहाँ पेटेंट इज़ रिड्यूस्ड टू नील, प्लांट एंड मशीनरी इज़ रिड्यूस्ड बाय, इन्वेंट्री इज़ रिड्यूस्ड बाय। तो यहाँ पे इन दोनों का ध्यान रखना, जब उसने लिखा टू तो इसका मतलब है कि उस वैल्यू पर लेके जाना है, जब उसने लिखा बाय तो इसका मतलब है कि उस वैल्यू से रिड्यूस करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट बैलेंस शीट अपन देख रहे हैं। बैलेंस शीट जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करी है, सिमिलरली आप वैसे ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी बैलेंस शीट बना लोगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपकी बैलेंस शीट थोड़ी सी कम टेक्निकल होती है कंपैरेटिव टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, सेम ही है यहाँ पे भी ये एक्स और वाई वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे भी वो अपनी 50% होल्डिंग को कम करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर सा क्वेश्चन है, ज़रूर करके जाना। क्वेश्चन नंबर है जी 16। हम्म। अब अपन वो देख लेते हैं जी, अपना ओन डिबेंचर्स वाला। ओन डिबेंचर्स का कौन सा क्वेश्चन है जी? जो आपका ओन डिबेंचर्स वाला पॉइंट है ना, वो आपका आएगा जी कहाँ पे? बाय बैक में। आपके इंटरनल रिको में वो नहीं है, वो आपका बाय बैक में है। ठीक है जी, ये आपका सारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ आप मेरे को बताइए। आप मेरे टेलीग्राम पे आप मेरे को देख सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा चैनल बना हुआ है, वहाँ पे रोज़ मैं एक एमसीक्यू डालता हूँ। अभी एडवांस अकाउंट्स का, अभी मैं कुछ टाइम में एफएम का भी शुरू कर दूँगा। रोज़ एक एमसीक्यू एडवांस अकाउंट्स और रोज़ एक एमसीक्यू एफएम का आएगा, रैंडमली पूरे सिलेबस में से आएगा। तो आप उसको ज़रूर सॉल्व करिए। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो वो भी, ये जो आपके मेरे नोट्स हैं, अगर आपको ये सारे चाहिए तो ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इन सब की पीडीएफ। बाकी अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो आप प्लीज़ लेट मी नो, और ट्राई कीजिए कि आपका जो नेक्स्ट अटैम्प्ट है वो आपका लास्ट अटैम्प्ट हो। अगर आप इंटर में हैं तो मैं अब तो ये कहने लगा हूँ कि जिस हिसाब से इंटर का रिज़ल्ट आना शुरू हो गया है, जिस परसेंटेज से, योर इंटर इज़ योर न्यू फाइनल। क्योंकि फाइनल में अब आईसीआई का क्या हो गया है कि आप प्लीज़ अब इसको क्लियर करके निकलिए, क्योंकि आईसीआई एंड द गवर्नमेंट इज़ ऑफ द व्यू के इंडिया को बहुत सारे सीएस की ज़रूरत है। तो वो फाइनल को इजी कर रहे हैं और इंटर में ब्रेक्स लगा रहे हैं। तो आप इंटर में प्लीज़ अगर आप हैं तो अपना पूरा का पूरा अपना ज़ोर लगा दीजिए और इसको फटाफट से ख़त्म कीजिए। क्योंकि अगर आपकी इंटर क्लियर हो जाती है तो आप 80% यू आर सी ए। हमारे टाइम पे क्या होता था कि अगर आपकी इंटर क्लियर हो गई तो आप 60% यू आर सी ए। बट अब जिस हिसाब से इन्होंने फाइनल को थोड़ा सा ईज कर दिया है तो नाउ यू आर 80% सी ए। तो आपका इंटर ही आपका न्यू फाइनल है। जैसे कि आप अपने फाइनल वाले भैया और दीदी को देखते हो, जिस सीरियसनेस से, उसकी थोड़ी सी सीरियसनेस को आप ले आओ, आपका इंटर क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर मैं इसमें आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो आई एम वेल एंड गुड। तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।